26 जनवरी को हर साल मुल्क के अवाम को परेड का इंतज़ार रहता है, लेकिन 26 जनवरी 2021 की तारीख़ में सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि 2 परेड का इंतज़ार था। एक परेड वो जो पिछले 70 सालों से जारी है और 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक कंटिन्यू हर साल परेड की रस्म पूरी होती है। मुल्क के नौजवान फ़ौज अपनी ताकत का मुज़ाहरा करते हैं, लेकिन 26 जनवरी 2021 को एक अलग किस्म की परेड का पूरे देश को इंतज़ार था। पूरा देश देखना चाहता था उस परेड के नज़ारे को, उसके अंदाज को, उसकी ताकत को, उसकी लंबाई को, उसकी तादाद को। ये परेड किसानों की परेड थी, किसानों की ट्रैक्टर रैली भी इसे कह सकते हैं। सरकार ने पूरी कोशिश की, पुलिस ने पूरी कोशिश की, इस दिन किसान किसी तरह की कोई भी रैली ना निकाले, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना किया जाए, लेकिन किसानों ने कहा हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, हम परेड करेंगे। मजबूर होकर पुलिस को परमिशन देना पड़ा। पुलिस ने इजाज़त दी, रूट्स तब्दील कर दिया और एक तरफ ये परेड चल रहा था जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे का होता है, और उसके कुछ ही घंटे बाद यानी तकरीबन 8 से 9 बजे ही किसानों ने अपने परेड का भी आगाज़ कर दिया। गाज़ीपुर बॉर्डर से हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ने लगे। उधर नागलोई की जानिब सड़कों पर ट्रैक्टर की दौड़ लग गई। उधर सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर किसान आ गए। हर बॉर्डर पर ट्रैक्टर की रैली लग गई, लेकिन किसे मालूम था कि ट्रैक्टर रैली जिसका आगाज़ शानदार है, हज़ारों ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, गिनती करना नामुमकिन बन गया है। हर कोई इस ताकत को देख रहा था। ये वो समय था, वो टाइम था जब मुल्क के कई चैनलों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस पर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि ये किसानों की रैली को जानबूझकर नहीं दिखा रहे हैं, उसकी ताकत को छुपा रहे हैं। किसानों के शानदार मुजाहरों को मीडिया हाउसेस ने बंद कर दिया है और रिपब्लिक डे के परेड को दिखाकर इन्होंने बंद कर रखा है। कुछ चैनलों की तारीफ हो रही थी कि वहाँ ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। मिरर टाइम्स के रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर मौजूद थे और सारी चीज़ें फेसबुक लाइव के ज़रिए आवाम को दिखा रहे थे। सड़कों पर ट्रैक्टर की कतार लगी हुई थी, हज़ारों की तादाद में किसान आ चुके थे और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान इस मंज़र को देख रहा था। कुछ लोग रैली में मौजूद थे, कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यह नज़ारा देख रहे थे, तो बकिया लोग टीवी चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर सारे मंजर को देख रहे थे कि कैसी रैली है, कितनी तादाद में किसान आए हैं, ट्रैक्टर कितने हैं। ये तादाद, ये रैली जैसे दिल्ली के ITO पर पहुंची, हिंसा की शुरुआत हो गई। तशद्दुद की लपेट में ये रैली आ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लोगों ने फायरिंग की भी इत्तला दी, लेकिन बाद में सच सामने आया कि फायरिंग नहीं हुई थी। इस वायलेंस के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई। मौत खुद ट्रैक्टर के पलटने से हुई और वहीं पर एक किसान ने दम तोड़ दिया, कई जख्मी हो गए। किसानों ने ITO पर ही धरना दे दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर खबर मिली कि किसानों ने लाल किला की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है। उससे एक दिन पहले ही दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर पे ऐलान कर दिया था कि हम हर हाल में लाल किला जाएंगे, और वही हुआ। किसानों का कारवा ITO से गुजरकर लाल किला पहुंच गया और लाल किला पर रोड के सामने रुकने के बजाय ये पूरा काफिला लाल किला के अंदर दाखिल हो गया। एक फौज की तरह इन लोगों ने पूरे लाल किला को अपने कब्जा में ले लिया। आपको याद होगा जब मैंने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी तो हमने कहा था कि ठीक 15 दिसंबर 2019 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस दाखिल हुई थी तो उनका अंदाज एक हमलावर फौज की तरह था। स्टूडेंट्स की, वहाँ मौजूद लोगों की बेदर्दी से पुलिस ने पिटाई की थी। जब लाल किला में किसानों की भीड़ दाखिल हुई तो पुलिस उनके सामने मुंह तकती रह गई। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस ने जान बचाने की कोशिश की। वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें पुलिस बीच
20 मीटर खाई में गिरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। गेट खोलकर पुलिस भाग रही है। इधर उधर जिधर से रास्ता मिल रहा है पुलिस भाग रही है। किसान दाखिल हो जाते हैं पूरे लाल किला में और मुख्तलिफ जगहों पर वो झंडा लगाते हैं। झंडा किसान जो लगाते हैं वो सबसे बड़ा अलमिया बन गया, क्योंकि जो झंडा लाल किले में लगाया गया वो किसानों का झंडा नहीं था, बल्कि वो झंडा जो सबसे पहले लगाया गया, जो सबसे पहले तस्वीरों में आया, वो था निशान साहिब, जो सिखों का एक मजहबी झंडा है। और उस झंडे में जो सिंबल बना हुआ है वो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा किसानों का झंडा भी वहाँ किसानों ने लगाया। जहाँ पर भारत का झंडा तिरंगा लगा हुआ था वहाँ पर वो झंडा लगा रहा, किसी तरह उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन उसके आजू में बाजू में फसील के मुख्तलिफ जगहों पर किसानों ने निशान साहिब को लगा दिया। उसके अलावा कई बुर्ज पर निशान साहिब को चढ़कर इन लोगों ने लगाया। झंडा जिन लोगों ने लगाया उसकी शनाख्त कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, कुछ की गिरफ्तारी बाकी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि जब यह भीड़ लाल किला में दाखिल हुई तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने अपनी जान बचाने के बजाय इस भीड़ को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या भारत की पुलिस इतनी नाकाम है कि उसकी सबसे शानदार इमारत, उसकी काबिल फ़ख्र इमारत, काबिल फ़ख्र किला पर कुछ लोग कब्ज़ा कर लें और पुलिस उसे रोकने में नाकाम हो जाएं? क्या पुलिस के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि भीड़ को काबू में कर सके? क्या पुलिस के पास इतना भी हौसला नहीं है कि वह लाल किला की हिफाजत कर सके? आखिर ये पुलिस किस काम के लिए है? इस पुलिस को किस लिए वहाँ तैनात किया गया है? और सवाल सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों पर भी उठता है, सवाल डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री पर उठता है कि जब पहले से किसानों ने दावा कर रखा था कि हम हर हाल में लाल किला पहुँचेंगे, तो फिर उन्हें पहुंचने क्यों दिया गया? उसके हिफाजती इंतजामात क्यों नहीं किए गए? इतनी कम तादाद में पुलिस को वहां तैनात क्यों किया गया? आज की तस्वीर, आज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मिरर टाइम्स में भी आई है कि बड़ी तादाद में पुलिस को वहां तैनात कर दिया गया है, आर्मी को लगा दिया गया है। लेकिन अब लगाने का क्या फ़ायदा, जब पहले से खबर थी, किसानों ने ऐलान कर रखा था कि हम लाल किला जाएंगे, तो फिर पहले से पुलिस वहां क्यों नहीं लगाई गई? फौज क्यों नहीं लगाई गई? लाल किला की हिफाजत को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया? लाल किला के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से भीड़ वहां दाखिल हुई, वहां झंडे लगाए गए, वो सिर्फ लाल किला की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की तौहीन है। वाक़या ये बताता है कि हिंदुस्तान की फ़ौज इतनी नाकाम है कि अपने कौमी असासा की हिफाजत भी नहीं कर सकती है। ये हिंदुस्तान के लिए स्याह दाग और धब्बा है। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के अखबारात जो कुछ लिख रहे हैं, जो ख़बरें अपने यहाँ पेश कर रहे हैं, उससे यही तासुर मिलता है, उसमें यही बताया जा रहा है कि भारत अपना कौमी असासा बचाने में नाकाम रहा। भारत की पुलिस लाल किला की भी हिफाजत नहीं कर सकी और भीड़ ने आकर उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। ये भी सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों ने झंडा लगाया वो किसान तहरीक से जुड़े नहीं बल्कि किराए के लोग थे और इसका मकसद किसानों की तहरीक को कमज़ोर करना था। ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है कि पिछले 2 महीना से किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इससे पहले भी पंजाब और हरियाणा में किसान कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। फिर 26 जनवरी को ही ऐसा क्यों हुआ? क्या किसानों के प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए सब कुछ किया गया था? और अब किसानों का प्रोटेस्ट, किसानों की तहरीक कमज़ोर हो चुकी है। जो ताज़ा खबर आई है वो ये कि 40 किसान यूनियन जो मिल करके प्रोटेस्ट कर रही थी, उसमें से 2 ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। 2 किसान तंजीमों ने कहा है कि इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लोग महज नेता और लीडर बनने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ ख़ासतौर पर लाल किला के साथ, उससे हम दुखी हैं और हम इस रास्ते से ख़ुद को अलग करते हैं। इसका मतलब कि किसान तहरीक में डरार पैदा हो गया है, तहरीक कमज़ोर हो गई है, कुछ लोग अलग हो गए हैं। अगले दिनों में क्या इसका हश्र होगा, या आने वाला वक्त बताएगा। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है
اور راکیش ٹکیت اور کئی اہم کسان لیڈروں کے خلاف FIR بھی دلی پولیس نے درج کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں میں یوگیندر یادو کا نام بھی شامل ہے۔ ان سب پر الزام ہے کسانوں کو بھڑکانے کا، تشدد کے لیے اکسانے کا۔ دوسری طرف کسانوں کا کہنا ہے کہ تشدد کے لیے ہم نے نہیں اکسایا ہے، اس کے پیچھے خود BJP ہے، اس کے پیچھے خود سنگھ کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی گرفتاری کی جائے، ان کی شناخت کی جائے، ہم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کا نام ہے دیپ سدھو۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ BJP کا ممبر ہے، جبکہ وہ شخص پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کہہ لیجئے شروع سے کسان تحریک سے جڑا ہوا ہے، اور اس نے کسان منچ سے جا کر خطاب بھی کیا، بعد میں الگ اس نے اپنا منچ بنایا۔ وہ خود کو کہتا ہے کہ ہم نے BJP کے ایک لیڈر سنی دیولہ کے لیے کام ضرور کیا ہے، لیکن میرا BJP سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلموں بھی اس نے کام کیا ہے، اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے لال قلعہ پر جا کر جھنڈا لہرایا، وائلنس کیا، تشدد کو بھڑکایا۔ لیکن سوال ان لوگوں پر نہیں، بھیڑ پر نہیں، بلکہ سوال ہے پولیس پر، سرکار پر، خفیہ ایجنسیوں پر، ہوم منسٹری پر کہ لال قلعہ کی یہ توہین کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ اور یہ سوال اس لیے بھی اٹھتا ہے کہ اس میں بھارت کے وزیر اعظم، جو خود کو سب سے زیادہ طاقتور بتاتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ ہمارا 56 انچ کا سینہ ہے، طاقتور سرکار ہے بھارت کی، اسی لال قلعہ جہاں سے وزیر اعظم نریندر مودی ہر سال 15 اگست کو جھنڈا لہراتے ہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت تک بھاشن دیتے ہیں، بھارت کی طاقت کو بیان کرتے ہیں، فوج کی عظمت کا گن گاتے ہیں، اسی لال قلعہ کی حفاظت کرنے میں پولیس کیسے ناکام رہی، ہوم منسٹری کیسے ناکام رہی، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ وزیر اعظم کے لیے خود شرم کا مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر وہ نوٹس کیا لیں گے؟ کانگریس نے تو صاف لفظوں میں مطالبہ کر دیا ہے کہ لال قلعہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے ڈائریکٹ اور براہ راست ہوم منسٹر امت شاہ ذمہ دار ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں امت شاہ کو ہٹائیں، وزیر داخلہ سے انہیں برخاست کریں، کسی اور کو اس جگہ پر لائیں۔ لیکن اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی اب تک خاموش ہیں، ان کے ٹویٹ سے، ان کے فیس بک پیج سے اب تک کچھ بھی سامنے نہیں آ سکا ہے۔ بہرحال یہ ہے پورا معاملہ۔ اس تعلق سے مزید اپڈیٹ ملت ٹائمز پر دیتے رہیں گے، آپ جڑے رہیے ملت ٹائمز کے ساتھ۔ میرے ساتھ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔